लंबे समय से हिंदी साहित्य के लेखन से जुड़ी हुई कल्पना मनोरमा की लिखी हुई कहानी सुनिए, दुख का बोनसाई। कहानीकार होने के साथ साथ कल्पना मनोरमा जी एक प्रतिष्ठित कवयित्री भी हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हेलो निक्की। हाँ बोल रही हूँ माँ। हम क्या सोच रहे हैं? हाँ बोलो। दामाद जी और बच्चों के साथ इस बार तुम दिवाली में घर आ जाओ। माँ हाँ, सब कुछ जानते हुए भी? हाँ सही कहा तुमने, लेकिन तुम चली आओ जब तक हम हैं। मेरे बाद जैसा लगे करना। मतलब तुम क्या चाहती हो माँ, जिंदा मक्खी निकल लूँ आह भरे बिना? भूल जाओ उन बातों और घटनाओं को। काश संभव हो पाता माँ। कुछ भी असंभव नहीं, एक बार अगर मन बना लिया जाए। कोशिश तो करो। माफ़ किसी और के लिए नहीं, अपने लिए किया जाता है किसी को। गहरे अपमान पर माफ़ी का चंदन अब लेपा नहीं जाता। हम ये कह ही नहीं सकते, सिवाय इसके कि हो सकता है कि अगली दिवाली में है। प्लीज़ माँ मत किया करो ऐसी बातें। अच्छा कोशिश करूँगी। हमेशा जीत जाती हो तुम ये सब बोलकर। माँ बेटी में क्या हारना और क्या जीतना। खैर छोड़ो, प्रतीक्षा करेंगे हम। सोचूंगी। रखती हूँ फ़ोन। अभी 5 भी नहीं बजा और माँ ने फ़ोन कर दिया। लगता है रात भर माँ सोई नहीं है। आखिर माँ समझती क्यों नहीं? क्यों हमेशा त्योहारों पर मुझे बुलाती रहती हैं? क्या अपनी सास का स्वभाव नहीं जानती, या पापा का मन नहीं समझती, या फिर सास के सिर चढ़ाए अपने बेटों के स्वामित्वपूर्ण रवैये से वाकिफ़ नहीं है? मैं तो सारे त्योहारों में चली आऊँ और खुशी खुशी चली आऊँ, लेकिन माँ को छोड़कर किसी और को भी तो तमन्ना हो मुझे वहाँ देखने की। वैसे भी स्त्रियों के पास होता ही क्या, सिवाय इस घर के उस घर के बीच दौड़ने के अलावा। इसी बेनाम दौड़ में सदैव बीत जाती हैं स्त्रियाँ। ताज्जुब। जिस खेल से उपजी पीड़ा की भोग्या माँ खुद हैं, उसी में मुझे भी शामिल रखना चाहती हैं। हर बार बिना किए अपराध पर घृणा भरी नज़रों का सामना करना। मैं कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं जो पानी को मम मम कहती रहूँगी। सोचते हुए निकिता अभी भी बिस्तर में अचेत पड़ी है। अलार्म बजकर बंद हो चुका है, लेकिन मन के आंगन सूरज उगने को राजी नहीं। निक्की क्या हुआ? आज उठना नहीं है? देर हो रही है अमन को और मुझे भी। पति की आवाज़ सुनकर बेड से कूदकर निकिता रसोई में दौड़ गई। उसके पास हमेशा सुबह काम का अंबार होता है। बच्चे को स्कूल, पति को ऑफिस और खुद को भी ड्यूटी पर ले जाना। लेकिन आज उसका मन अधीर और बेस्वाद है। वो किसी से बोलना नहीं चाहती। ये बात घर में बेटा और पति जानते हैं। पति और बच्चा अपने गंतव्यों पर चुपचाप जब चले गए तो वो खुद भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। लेकिन माँ की बातें उसके मन को मथ रही हैं। शावर से गिरती बूंदें ठंडक का एहसास न देकर जला रही हैं। ऊहापोह में फंसा उसका मन कसमसा रहा है। क्या करूं? क्या? थोड़ी देर बाद असमंजस के बादल जब छटे तो उसने ऑफिस जाना कैंसिल किया और एजी ऑफिस सहकर्मी रमणिका को फ़ोन लगाकर बता दिया। हेलो रमी, मेरी मदद करेगी? हाँ हाँ बोल निक्की। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बॉस को बता दे कि निकिता धारीवाल इन कारणों से आज ऑफिस नहीं आ सकेगी। ओके निक्की, प्लीज़ टेक रेस्ट। रमणिका के आश्वासन पर निकिता के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान खिली, लेकिन तुरंत उदासी ने उसे फिर घेर लिया। मन उदास, तन उदास तो घर भी उदास हो गया है। ना अकेले रो सकती हूँ, ना ही गा सकती हूँ। भले ऑफिस से छुट्टी ले ली, पर अभी मेड आ जाएगी। सोचते हुए निकिता ने मेड को भी काम पर आने से मना कर दिया। अब रोते रोते हंस सकती हूँ, हंसते हंसते रो सकती हूँ। निकिता जब उदास होती है तो नितांत अकेले रहना चाहती है। थोड़ी देर उसने इधर उधर मन बहलाने की कोशिश की, लेकिन मन जब नहीं लगा तो एक प्याला चाय लेकर बोनसाई के पास जाकर बैठ गई। जब जब मन दुखी होता है, निकिता ठिगने बरगद की शरण लेती है। लोग अहेतुक स्नेह पाने के लिए कुत्ता पालते हैं। निकिता ने बोनसाई को सिरेमिक पॉट में पाल रखा है। सुबह से निकिता का मन भरा भरा अब बरसना चाहता है और नाटा बरगद पूरी तरह भीगने को तैयार है। दोनों एक दूसरे को ताक रहे हैं।
निकिता ने बरगद के पत्तों से धूल झाड़कर पानी छिड़का और उसके सम्मुख पालथी लगाकर बैठ गई। अब बोनसाई निकिता को और निकिता बोनसाई को देख रहे हैं। तू बता क्या करूं, कैसे माँ को मना करूं? एक माँ ही तो है जो मेरा मन सुनती है। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए क्या उनकी इच्छा को ठुकरा दूं या अपने स्वाभिमान का दमन कर दूं? उड़ जाने दूं अपने होने के चीथड़े? बोनसाई मौन है। वो जानता है स्त्री उत्तर नहीं चाहती, स्त्री हानिकर श्रोता चाहती है। निकिता अपने तार्किक बुद्धि पर माँ की ममता को हावी नहीं होने देना चाहती। वो लिजिजी भावुकता छोड़ खरा खरा निर्णय लेना सीखना चाहती है। धीरे धीरे निकिता अपने अभेद्य अंतर्द्वंद में डूबती जा रही है। बोनसाई उसकी माँ में तब्दील होता जा रहा है। न निकिता को यह महसूस हो रहा है कि माँ उससे दूर है और न ही बोनसाई अपने को वृक्ष मान रहा है। दोनों बातों में तल्लीन और गुम होते जा रहे हैं। माँ, दिवाली में तुम्हारे घर क्यों आऊँ? तुम रहो ना अपने बेटे बहुओं के साथ। वे आपके मन पर अपना कब्जा चाहते हैं। यही तुम्हारी नियति है और तुम्हारी सास और पति की चाहत है। मेरे बिना रहने की आदत डालो ना माँ। सोच लो कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम्हारी बातों में भागीदारी के अतिरिक्त उस घर में मेरा और कोई हस्तक्षेप भी तो नहीं। बोलो, तुम ही बताओ, क्या छीन लेती हूँ किसी का वहाँ आकर? मैंने छोटी बड़ी भाभी या भाई या फिर आजी से कभी कुछ कहा? जबकि तुम्हारे प्रति सबके नज़रिए में सुधार की भरपूर गुंजाइश है, पर क्या मैंने कभी सुधारने की बात कही? फिर भी तुम्हारे बेटे बहुओं को मेरा तुम्हारे नज़दीक आना खटकता है। मैं अगर तुम्हें नहीं सुनूंगी तो तुम किसे बताओगी अपनी पीड़ा? हमारा साथ माँ बेटी से ज़्यादा दो स्त्रियों का है। ये बात वे लोग क्यों नहीं जानते? मैं उस घर से विदा हुई हूँ, मरी नहीं हूँ। जो कुछ बुरा लगेगा मैं तुमसे कहूँगी और तुम्हारी हर बात सुनूंगी। अपने प्रति आजी की उदासीनता अगर खारिज कर भी दूँ तो पापा का पक्षपात मन को सालने लगता है। पता नहीं उन्हें भी क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अगर ज़्यादा घुली मिली तो तुम्हें बरगला कर कुछ ऐसा हासिल न कर ले जाऊंगी जो सिर्फ उनका है, उनके बाद उनके बेटों का है। जैसे मैं तो आसमान से टपकी हूँ। मैंने भी तो भाइयों की तरह अपने जीवन की पहली डग भरना, दूध भात खाना, कहकहरा सीखना, चिड़ियों की तरह चहचहाना, उनके कार्यों में हाथ बटाना, सब तो उनकी आंखों के सामने ही सीखा है। फिर मैं अनचीनी क्यों रह गई माँ? अभी 4 महीने ही तो बीते होंगे। पापा तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लौट रहे थे। मैंने पूरा दिन उनके डर से तुमसे बात नहीं की। जब शाम घिरने लगी तो मेरा मन अशांत होने लगा। तुम्हारी तबीयत की सोच कर मन विकल होने लगा। मैंने तुम्हें फ़ोन लगा दिया। तुमने बस हेलो ही बोला था। पापा तुनक कर कैसे बोल पड़े थे, इन्हें क्या हुआ, ये क्यों बार बार फ़ोन कर रही हैं? तब तुमने अरे कहकर फ़ोन ही काट दिया था, क्योंकि तुम जानती थी अगर तुमने कुछ कहा तो ड्राइवर के सामने तुम्हारी माटी झाड़ने पोंछने लगेंगे। ना जाने कौन सी ग्रंथि के शिकार हैं पापा या बना दिए गए हैं। माना कि उनकी माँ को बेटियां नहीं पसंद तो पिता के हृदय से भी मानवता बिसर गई है क्या? वे इतने काठ क्यों हैं? माँ, जिस घर में आने के लिए तुम इतना आग्रह कर रही हो, सच बताना वो घर कितना तुम्हारा और कितना मेरा है? मुझे तो लगता है कि जहाँ सिद्धांत अपनी शर्तों पर गढ़े जाते हैं वहाँ नीतियों को वाचाल होना ही पड़ता है, और जिस घर में नीतियाँ अपना रंग रूप परिस्थितिगत बदलने लगती हैं तो महाभारत को जन्म लेने से कौन रोक सकता है? हमारे होने की कहानी तुमने ही तो मुझे बताई थी। क्या तुम भूल गई उस अवहेलना को? बड़े भैया के बाद में पैदा हुई थी, लेकिन घर की पुरखिन तुम्हारी सास, उन्हें तो मेरा आना भाया ही नहीं था। रोना धोना महीनों चला था उनका। मेरे प्रति पापा को भड़काने में आज ही सफल ही नहीं हुई। भावनात्मक दुर्गत भी उन्हीं की देन है, जबकि आज ही खुद औरत हैं। फिर भी पापा की बलिहारी, उन्होंने भी अपने सारे सिद्धांत उतार कर ताक पर धर दिए। जब पापा को पत्थर में बदल लिया, उसके बाद भाइयों को तब तक भड़काया जब तक दोनों हमारे दुश्मन न बन गए। जिन बेटों भाइयों पर माँ बहन को इतराना था, अपने में सिमट कर मरने को अभिशप्त हो गई। फिर भी अपनी सास की अमानुषीय पृष्ठभूमि पर कैसे तुमने माँ बाप की भूमिकाएं अकेले निभाई? मैं सब जानती हूँ। क्या तुम अपने बेटों, सास और पति से सम्मान ले पाई या मुझे दिलवा पाई?
जबकि उस घर के प्रति तुम्हारे समर्पण पुरस्कार के काबिल रहे हैं। मैं बार बार सोचती हूँ, फिर भी सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाती हूँ कि इंसान के पास दो मन कैसे होते हैं जो एक स्थान पर बेटे बेटी में भेद करते हैं। भाई के बच्चों को दुलराओ तो पापा मुस्कान के साथ प्रस्तुत, और मेरे बच्चों को तुम गोद बिठा भर लो तो पापा को चिढ़न होने लगे। तुम जब मुझसे बात करो तो तुम्हारी सास और बेटों के मुंह फूल जाएं। क्या मेरा अधिकार तुम पर भी नहीं है? क्या सिर्फ बेटे ही तुम्हारी ममता की डालियों पर फले हैं? जानती हो माँ, मैं क्या ही अपने बच्चे को ममता दूं, जबकि मैं ही अपने शिशु दुख से उबर नहीं पाई हूँ। भावनात्मक रूप से मेरा मन नितांत खाली है। वो बात तो कभी भूलती ही नहीं जब कनू यानी मेरे बेटे को जुकाम हो गया था और तुमने पापा से दवाई लाने को कह दिया था। पापा ने कहा, निक्की को बोलो दवाई का नाम और पैसे ला कर दे, तभी लाऊंगा। उस क्षण तुम मेरा चेहरा देख नहीं सकी थी। उसके बाद तुमने रोकर मेरी सहानुभूति प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे भीतर मवाद पड़ने से क्या रोक नहीं पाई थी तुम माँ? वे बातें फिर भी मैं भूल गई थी, लेकिन बड़े भैया के गृह प्रवेश में मेरे सामने सगे सौतेले का खेल पापा ने फिर से खूब खेला। उस पर बड़े भैया और पापा के व्यवहार से तो मैं परिचित थी, लेकिन छोटे भैया, जिन्हें मैं थोड़ा समझदार समझती थी, जानबूझकर पापा द्वारा दवाई के पैसे मांगने वाले प्रकरण को छेड़कर खुद भी हंसे, औरों का भी मनोरंजन किया। माँ, हमारे भाई भी घाव पर नमक कब कितना छिड़कना चाहिए जानते हैं, जबकि दोनों के पास अपनी बेटियां हैं। जब जब तुमने मुझे ससुराल भेजा, आजी का मुंह कुप्पा ही बना रहा। मैं भी अनभिज्ञ बनी रहती अगर बिना चच्ची न बताती। आजी ने चच्ची से कहा, इस औरत का अर्थात तुम्हारा अगर बस चले तो ये अपनी बिटिया को घर उठाकर बांध दे। आजी के वचन सुनकर चच्ची क्या कोई भी दंग रह जाता। सच बताऊँ माँ, तुम्हारी तरह मैं भी त्याग कर सकती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि उन्हीं मुंह बंद त्यागों ने तुम्हें तपेदिक मतलब टीबी का मरीज बना दिया है। थोड़े दिन बाद तुम दुनिया छोड़ दोगी और मैं अनाथ हो जाऊंगी। जो तुम्हारे अपराधी हैं वे सब सलीके से बाइज्जत घूमेंगे। इसलिए मैं महान नहीं बनना चाहती। मेरे साथ जिसने जो व्यवहार किया है चुकता करूंगी, और तुम्हारे साथ किए गए दुर्व्यवहार का भी मैं बराबर हिसाब लूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने गुलदान में सजाकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिताई, बल्कि रिश्तों की सिल पर उड़द की दाल की तरह अपने को बटा मतलब पीसा है। कभी कभी ये भी लगता है कि मेरा दुख तो एकहरा है, लेकिन तुमने तो दोहरे दुख झेले हैं। जब तक तुम बच्ची रहीं तो अपने पिता का पक्षपात झेला, और जब बड़ी हुई तो सास और पति के खोखले सैद्धांतिक व्यवहार ने तुम्हें डस लिया। जिन लोगों के कर्तव्य बाहर से उजले और भीतर से स्याह होते हैं, वे लोग बड़े घातक होते हैं माँ। ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारे मायके की दमघोंटू कार्रवाइयाँ याद नहीं, सब याद है। मौसी मामाओं की शादियों में जब तुम मायके जाती तो कोई पालना नहीं झुलाता था, बल्कि थान के थान कपड़े मशीन पर रखे मिलते थे तुम्हें, जिन्हें काटने छाटने और सिलने में तुम दिन रात सिलाई मशीन से चिपटी रहती। ना चोटी करने का होश, ना हंसने बोलने की फुर्सत। तुम्हारे भाई भी अपनी पत्नियों के प्रति सहृदय और तुम्हारे लिए पत्थर बने रहते। नानी के मायके से आए कपड़ों पर भी तुम बहनों का अधिकार नहीं था। उस पर लौटने पर तुम्हारे ताज़े घावों को खोदना पापा और आजी का मनपसंद शगल था। हर काम में चुस्त दुरुस्त रहने के बावजूद आजी और पिता की बातों और कृत्यों की अंतर्ध्वनि पकड़ने में तुम कितनी कच्ची रह गई माँ। वही तुम मुझसे चाहती हो कि अपने को बर्दाश्त करो और माफ़ करना सीखो। मैं कहती हूँ, अगर तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने का हुनर ना होता तो शायद तुम अपने और मेरे जीवन का आस्वाद ज़्यादा अच्छे से ले सकती थी। जिस घर में आने की तुम बात करती हो वो घर तुम्हारा नहीं, आजी का है। अगर ऐसा ना होता तो कभी तो मेरा भी मान मनुहार करती वे। बेटी के रूप में आजी के घर जन्मना क्या मेरा निर्णय था? उस दिवाली तुम्हारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। आनंद फानंद सब तुम्हारे पास पहुंच गए थे। तुमने बड़े भैया भाभी को दिवाली की पूजा की जिम्मेदारी सौंप दी थी। किसी ने एक फूट पूजा में चढ़ाने को मुझे बुलाया हो तो बताओ, क्या बेटियां अपमान सहने के लिए ही पैदा होंगी उस घर में? मुझसे ज़्यादा बुरा तुम्हें लग रहा था, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान मौन और आंखें बरस रही थीं। क्या फिर से वैसा ही चाहती हो? जबकि मेरी तो इच्छा होती है कि जब मैं मायके जाऊं तो हुमक कर पापा को आवाज़ लगाऊं कि दरवाज़ा खोलो पापा, मैं आ गई हूं।
रिश्तों के बीहड़ में भागते भागते थक चुकी हूँ। अब तुम्हारी अपनत्व भरी शीतल छाया में सुस्ताना चाहती हूँ, तुमसे बातें करना चाहती हूँ। जानती हो माँ, पेड़ की डालियाँ भी सिर उठाकर पेड़ की बात नहीं करती। वे आकाश को धरती की सदाशयता की कहानियाँ सुनाती हैं। उसी तरह मैं भी सोचती हूँ, काश ऐसा होता कि तुम्हारे समर्पण को उन्हें बता पाती। पापा के हृदय की ज़मीन पर जितना हक भाइयों का है उतना अपना भी जता पाती। लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा? अपने प्रति जब भी पाया तब तुम्हें अकेले ही बरसता पाया। लगता है कि मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारा कर्जदार है माँ। उसके लिए एक दिवाली क्या, हजारों दिवालियों पर मैं जातीय अपमान भुलाकर तुम्हारे पास आ सकती हूँ। आहत भावनाओं का गुबार जब छटा तो गुनगुने आंसुओं से भर आई आंखों को निकिता ने पोंछकर इधर उधर देखा तो बोनसाई को अपनी ओर ही ताकता पाया। अरे, मैं तो तुझे भूल ही गई थी मेरे प्रिय बोनसाई। तुम्हारी तरह मेरे दुखों को भी मेरे अपने छोटा करके आंकते हैं। उनकी नज़र में स्त्रियों के दुख दुख नहीं प्रपंच होते हैं। बोनसाई अभी भी पूरी तरह समर्पित और मौन है। सूरज 2 बल्ली आसमान पर चढ़ाया है। खिड़की से उतरकर धूप बोनसाई की पत्तियों को चमकदार बना रही है। आत्मा लाप कर निकिता को अपना मन कुछ हल्का लग रहा है। उसने उठकर एक गिलास पानी पिया और मोबाइल उठाकर माँ का नंबर डायल करने लगी। अभी आप सुन रहे थे मायके में बेटे बेटी के भेदभाव की शिकार एक युवती के मनोउद्गार। इस शानदार कहानी को लिखा था कल्पना मनोरमा जी ने। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।